नमस्कार साथियों। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज का हमारा जो मेन इशू है, मेन मुद्दा है, किस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि जब मैं छात्र राजनीति में था, कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी में था, तो प्रत्येक टॉपिक पे देश दुनिया में जो भी विषय होते थे, विशेषकर अपने देश में, अपने राज्य पे, सब पे मेरा अपना विचार होता था। मैं कितने बार शिक्षा मंत्री का, स्वास्थ्य मंत्री का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया हूँ। वीसी वाइस चांसलर का तो करता ही रहता था और सोशली आकर के हर चीजों पे अपना विचार व्यक्त करता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, 1-2 साल से कह सकते हैं, मैं थोड़ा सा तटस्थ हो गया इन चीजों को लेकर। लेकिन अभी आप लोग जानते हैं कि जो मेन मुद्दा है, अभी नीट का, जो अभी यूजी नीट का जो पेपर लीक हुआ है, फिर इसका एग्जाम कैंसिल हुआ, उसको लेकर के मैं भी इस पे उतना ज्यादा सोच नहीं पा रहा था। मेरा एक दोस्त है घर में, उन्होंने कॉल किया कि भाई आपको इस पे बोलना ही चाहिए। और तब मुझे भी रियलाइज हुआ कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर तटस्थ होने का या साइलेंट होने का मतलब है कि आप उसको मौन स्वीकृति दे रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं हो। तो मुझे लगा कि नहीं, इस पे ऑब्वियसली इस पे बात किया जाना चाहिए। साथियों देखिए, आज का जो इशू है, सिर्फ किसी एक परीक्षा के रद्द होने का या किसी परीक्षा के, किसी भर्ती के, किसी सरकार के, किसी सिस्टम के फेलियर होने का नहीं है। आज का जो हमारा विषय है, उन लाखों हजारों करोड़ों छात्रों के भविष्य का है, उन युवाओं का भविष्य का, जो अपनी जवानी, अपनी बचपन किताबों में, लाइब्रेरियों में जाकर के अब खपा देते हैं और जाकर के 16 घंटा, 15 घंटा पढ़ने के बाद एग्जाम दे करके आते हैं, स्टेशन पे सोते हैं, कई तरह की आर्थिक तंगियों से, मेंटल हरासमेंट से गुजरते हैं, एग्जाम दे करके आते, खुश होते हैं कि चलो एग्जाम अच्छा गया, और रूम पे पहुंचते भी नहीं है कि उनको पता चलता कि भाई तुम्हारा पेपर लीक हो गया। अच्छा, ये सिस्टम नहीं पता करती है, सोशल मीडिया बता देता है कि भाई तुम्हारा सिस्टम, ये पेपर लीक हो गया। तो साथियों, ये जो आप बार बार देखते हैं कि पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, जांच समिति गठित हुई, उसे नई तारीखों का ऐलान कर दिया, फिर हो हल्ला थोड़ा सा हुआ, परीक्षा रद्द कैंसिल हुआ, हो हल्ला हुआ, फिर जांच कमेटी बैठा दी उस हो हल्ला को शांत करने के लिए, लोगों के गुस्सा को शांत करने के लिए। जांच कमेटी ने क्या किया, फिर से एक नई डेट दे दी। लेकिन क्या इसके बाद सब समान? ये जानबूझकर रचा गया एक प्रकार का ये षड्यंत्र है, देश के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र मुझे लगता है। क्योंकि देखिए, क्या ये आपको नॉर्मल लगता है ऐसा बार बार होना? अब पिछले 1-2 सालों में लगातार देख रहे होंगे कि इस प्रकार की घटना लगातार कंटिन्यूअसली घट रही है। अभी मैं डेटा पूरा लाया हूँ, पूरा लिख करके लाया हूँ, मैं एक एक पॉइंट जो सब ऑथेंटिक डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देखते हैं, क्योंकि देखिए, परीक्षा में यदि पेपर लीक होता है ना, ये सिर्फ केवल पेपर लीक नहीं है, ये पूरे सिस्टम के कैरेक्टर लीक होने का संकेत है कि आपका सिस्टम का पूरा कैरेक्टर ही लीक हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है। इन 2 साल में आप देखे होंगे, 1-2 साल में इतना ज्यादा पेपर लीक हुआ है, किसी का छप्पर नहीं लीक होता, पन्नी का घर है वो नहीं लीक होता, उससे कई गुना ज्यादा इन लोगों का पेपर लीक हो रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है भाई। तो इन सारे चीजों पे हम लोग बात करेंगे कि लगातार कितना पेपर लीक हो रहा है, ऐसा क्यों है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, सरकार और जो इंस्टीट्यूशन है आखिर वो कहाँ फेल हो पा रही है, इसके अलावा इसका समाधान क्या है, जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। समाधान पे हम लोग को लगता है चर्चा करनी ही चाहिए। साथियों, मैं कुछ डेटा आपको साथ शेयर करता हूँ, मैं ऑथेंटिक डेटा, मैं 2-3 दिन इस पे अच्छे से पढ़ करके, मेरे दोस्त ने बोला तो मैं 2-3 दिन अच्छे से इस पे पढ़ा, फिर उसके बाद मैं बोला कि मैं इस पे थोड़ा सा विचार व्यक्त करना ही चाहिए, गुस्सा व्यक्त करना ही चाहिए। देखिए, 2019 के बाद से लगभग 65 से ज्यादा पेपर लीक के मामले दर्ज हुए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 65 से ज्यादा दर्ज हुए। इसमें मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ कि इतने अनगिनत पेपर है जिसका मामला पता ही नहीं चला कि इन लोगों ने करप्ट किया, मिक्स कर दिया, कैसे घपलाबाजी किया। ये किसी एक राज्य से, बिहार की बात नहीं है, लगभग 15 से 20 राज्य में ये मामले आपको देखने को मिले। 1,50,00,000 से 1,60,70,00,000 विद्यार्थी से डायरेक्टली प्रभावित हुए हैं। और उन पेरेंट्स का छोड़ दीजिए, जो मेंटली, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट होते हैं, उनका शोषण होता है, उनका मेंटल स्टेटस का सोच लीजिए। मैं कुछ नेशनल लेवल के एग्जाम को लेकर के मैं कुछ डेटा शेयर करता हूँ जो दर्ज है, ऑथेंटिक डेटा। 2021 में इसी नीट यूजी का, जो अभी एग्जाम कैंसिल हुआ, इसी 2016 में नीट यूजी का पेपर जो होता है लीक होता है, और उसको करवाती है कौन? एनटीए। एनटीए का मतलब नेवल ट्रस्टेबल एजेंसी। अच्छा, गलती बोल दिया, नहीं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसको नहीं कहिए, नेवल ट्रस्टेबल एजेंसी। ऐसा आपको विश्वास हो जाएगा। मैं अभी कुछ एग्जाम का नाम बताता हूँ जिसमें उसका पेपर लीक कंटिन्यूस लगातार है, तो आप भी कहेंगे भाई नेशनल टेस्टिंग नहीं, नेवल ट्रस्टेबल एजेंसी। 2021 में इसी नीट यूजी का एग्जाम का पेपर लीक होता है, एनटीए करवाती है। 2021 में जेई मेन
जो आईआईटी के एंट्रेंस का होता है उसका उसको भी यही एनटीए करवाती है, पेपर लीक होता है। 2023 में सीटेट का पेपर लीक होता है जिसको सीबीएसई करवाती है। 2024 में यूजीसी नेट का पेपर लीक होता है जो एनटीए ही करवाती है। अच्छा, उस एग्जाम में मैं भी था, तो उसमें पेन पेपर मोड में शुरू किया गया था। मैं एग्जाम देकर रूम पे भी नहीं पहुंचा, यहाँ देख रहा हूँ कि भाई पेपर लीक हो गया, सोशल मीडिया पे पूरा वायरल है। 2024 में ही नीट यूजी का पेपर लीक होता है, उसका मामला बहुत लंबे तक कोर्ट वगैरह में जाता है, लेकिन कोई रफा दफा कर दिया जाता है इधर उधर करके, कोई भी उसका नहीं, उसमें भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही किया गया। फिर इस 2024 में सीएसआईआर नेट का जो होता है वो भी एनटीए करवाती है, वो साइंस के बच्चों के लिए होता है, उसका पेपर लीक होता है। 2025 में एसएससी से रिलेटेड कई सारे पेपर लीक की घटनाएं होती है। एसएससी का एग्जाम ऐसी एजेंसी को दे दिया गया होता है कि जो आपको बैन कर दिया होता है, कई जगहों से वो बैन होती है। और बिहार के बच्चों को अनुमान कुमार भेज दिया है एग्जाम सेंटर के लिए, जा रहा वहां तो कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, कि कुछ बच्चे का कंप्यूटर कहीं और से रेगुलेट हो रहा है, जो कि सेटिंग वाले ऐसा है। 2026 में अभी नीट वाला तो है यूजी का, तो ये नेशनल लेवल का मैंने एग्जाम को आपको डेटा दिया। अच्छा, एक तो भूल ही गया जिसमें मैं खुद विक्टिम हूँ और फिर बाद में लाभ मिला। दिसंबर 2025 में आपको यही यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, 85 विषय में लगभग होता है, वो भी एनटीए करवाती है। उसका जो आंसर की जारी होता है उसमें ऐसा बच्चा वाला क्वेश्चन सबका आंसर की में गलती देता है कि गुप्त काल में, जैसे मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ उसका मैं बताता हूँ, गुप्त काल में प्रांतों को क्या कहा जाता है, पूरी दुनिया को पता है भुक्ति। मेरे बच्चे, मैंने हमारे कोचिंग है वहाँ के इंटर के बच्चे सब ऐसे बोले कि सर ये सब तो अल्लाह हम ही बताए, आप तो ही पढ़ा है। वो ऐसे 10-15-20 क्वेश्चन थे जो गलती इतिहास में और भी कई तरह में, जबकि हम लोगों ने उस क्वेश्चन को आंसर की को चैलेंज भी किया था, प्रत्येक क्वेश्चन पे पैसा भी दिया था, फिर भी कोई एकदम सीधा लगता है उसको चैलेंज को देखा भी नहीं, ऐसी फिर से वही सेम टू सेम आंसर की जारी किया। फिर दिल्ली हाईकोर्ट में केस हुआ, फिर एक्सपर्ट कमेटी बैठा, एक्सपर्ट कमेटी ने माना कि हाँ बच्चे सही है, तो फिर से रिवाइज रिजल्ट जारी किया, तो उसमें मेरा जीआरएफ हुआ और भी कई सारे लोगों का हुआ। मेरा जो नंबर था वो 10 नंबर लगा, उसमें ज्यादा बढ़ गया। तो आप ये देख रहे हैं लगातार इस तरह की घटनाओं, ये आपको नेशनल लेवल पे मैंने बता दिया। आप आते हैं स्टेट लेवल पे, प्रत्येक स्टेट की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं। बिहार का तो क्या ही कहे, यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राजा हो ही रहा है सारा कुछ। 67वीं बीपीएससी में 2 बार एग्जाम होता है, री एग्जाम उसको करवाना पड़ता, उसमें मैं भी था, एक बार मोतिहारी गया, एक बार और कहीं गया एग्जाम देने के लिए। आप स्टेशन पे सोइए, देखिएगा एग्जाम सेंटर के आगे जानवर की तरह बच्चे सो रहे हैं, कहीं पे पोला बिछा के मच्छर काट रहा है, कुछ हो रहा है, एकदम है। 67वीं बीपीएससी कैंसिल हुआ, 2 बार एग्जाम, उसमें भी सेटिंग वाला मामला था। 70वीं बीपीएससी सबको, पूरे दुनिया को ये पता चला था, बापू सभागार वाला जो मामला हुआ था, कितने सारे स्टूडेंट भूख हड़ताल में बैठे थे, लाठियों से कूट दिया था सबको, एकदम फूट दिया था सबको लेकर के, टीचर लोगों पे एफआईआर हुआ था उस मामला में। उसमें आपको देखिए ऐसा क्वेश्चन बनाया था बीपीएससी ने कि पटना साहिब कहाँ है, पटना में, जापान में, नालंदा में, यूपी में, अरे तेरी पटना साहिब, इस तरह का क्वेश्चन बनाया था, उसमें भी गलती कई जगहों पे था, तो उसमें हुआ। फिर से बापू सभागार का लिया, री एग्जाम नहीं लिया, क्योंकि बापू सभागार वाला सब सेटिंग वाले थे लगभग, है ना, री एग्जाम लिया, नॉर्मलाइजेशन किया, उसमें बहुत सारे लोग बाहर हो गए। 2026 में अभी बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम हुआ, उसमें आपको 2 शिफ्ट में एग्जाम लिया। पहला दिन लैंग्वेज में इंग्लिश का हिंदी का लिया पहला दिन में, फिर उसी दिन सेकंड शिफ्ट में लिया आपको जीके जीएस का, वो भी जीके जीएस यूपीएससी के भी पार का क्वेश्चन सब बना दिया, अरे तरीके। फिर अगला दिन जाकर के लिया मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन, वो भी लगता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सब। गोपालगंज के बच्चा को किशनगढ़ गोपालगंज, कहीं से कहीं, मतलब नॉर्थ को साउथ और ईस्ट को वेस्ट, इस तरह के से सेंटर दिया। तो बच्चे 3 दिन 2 दिन जाकर के स्टेशन पे जगह, किसके बाप का जो इस छोटे मोटी नौकरी का तैयार करता, कौन टाटा बिरला का बेटा है, सब तो साधारण परिवार के लोग, कोई स्टेशन पे सोया, मच्छर कटवा रहा है, होटल में कौन सोच नहीं सकता, रहने की बात है। हम गए थे, हम सोचे, हमको बोला कि 2500 रुपया लगेगा एक दिन, हम बोले भाई रहने दे, हम लोग जैसे आए जाए जैसे करते तैसे करके दिए। अच्छा एग्जाम गया, मेरा भी गया था, उसमें रूम पे पहुंचे नहीं कि पता चला कि कैंसिल, एग्जाम लीक हो गया था, अरे तरीका। अच्छा, वो एग्जाम जो लीक हुआ तो फिर स्किन जो है, जो मेटल डिटेक्टर से चेक करता है, उसका कोई जिस एजेंसी को दिया था वो एनटीए ने उसको बैन किया हुआ था, उसको दे दिया था, क्योंकि अंदर अंदर कुछ ना कुछ चला था। वही लोग जो आंसर की जो है ना सारा बच्चों को पहुंचा रहा था, जो भी सेटिंग वाले थे उनको, ये देख लीजिए। अच्छा, 2-3 और एग्जाम बीपीएससी का हुआ, कोर्ट जुडिशियल वाला भी कुछ एग्जाम है, अकाउंटेंट वाला कुछ एग्जाम अभी कैंसिल हुआ, रद्द हुआ।
2025 में बिहार दरोगा वाला जो एग्जाम है उसमें गड़बड़ी की शिकायत आई थी, बिहार की बात कर रहा हूँ। 2023 में बीपीएससी टीचर की बहाली उसमें शिकायत आई। 2021 और 24 में नीट यूजी वाला जो मामला हुआ था बिहार से उसका तार लिंक हुआ था, ये बिहार का था। मैं राजस्थान के बारे में बता देता हूँ। राजस्थान में 2021 में रीट की हुआ, 2022 में कांस्टेबल का, 24 में आपको एसआई का, 26 में अभी जो नीट का मामला हुआ है वो आपको राजस्थान से उसका लिंक जुड़ा हुआ है। झारखंड में भी वही हालत दिन 4 को है, महाराष्ट्र में भी है, उत्तराखंड में भी 21-22 में हुआ था, तेलंगाना हुआ, मतलब 20-22 राज्य, 15-20 राज्य है जहां ये मामले आपको देखे जाते हैं। तो बात यह है कि हमने जो सरकार का चयन किया है, सिस्टम का चयन किया, किस लिए? क्यों वीआईपी कल्चर में बैठ कर अपना ऐश करे, मौज करे, बच्चे प्रताड़ित हो? आप मेंटल स्टेटस सोचिए। अच्छा, ये जो नीट का भी परीक्षा कैंसिल हुआ, 3-4 बच्चे का मैंने अभी ये पेपर में पढ़ा कल परसों की, 3-4 बच्चे सुसाइड कर चुके, जो मामला अभी दर्ज हुआ। कई सारे बच्चे डिप्रेशन में चले गए, उनके पेरेंट्स डिप्रेशन में। पेरेंट्स बच्चों को समझा कि बेटा क्या है, नहीं होगा नहीं होगा, क्या फिर से तैयारी करो। लेकिन ये कहना आसान होता है, उस बच्चे से पूछिए 16 घंटा 17 घंटा पढ़ करके एग्जाम दिया है, उसके साथ क्या बीतता है, उसका मेंटल हरासमेंट देखिए आप। 3 दिन 4 दिन कहीं से कहीं उसको भेजते हैं, कैसे किस परिस्थितियों में रहता है, एग्जाम देता है और पता चलता है ठीक हो गया। आप थोड़ा सा उसकी स्थिति को महसूस करने का प्रयास करें। वो बोका लोग जो एसी में बैठा हुआ है उसको क्या पता, जो एनटीए वाला है, चाहे सरकार के जो मंत्री, क्या ही बोले हम, मतलब 5 कुछ ऐसा शब्द सोच लीजिए जो हम बोल नहीं सकते हैं। तो इस तरह के बोका लोग सब शासन कर रहा है देश पे, राज पे, एनडी संस्थान में है, बच्चों के भविष्य उसको कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं है। तो साथियों, इन सारे चीजों पे हमको लगता है कि विचार करना चाहिए हमें। अब देखिए, अब किस पार्टी के किस सरकार से नहीं कुछ फर्क पड़ता है ना। आवाज उठाइए, क्वेश्चन पूछे कि हमने आपको क्यों चयन किया है, कि एक सिस्टम आपसे एक एग्जाम नहीं लेके आपको एक से ठीक से लिया जा रहा। आप देखिए, थोड़ा सा मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ। अभी बंगाल चुनाव हुआ, बंगाल चुनाव में मामला आता था कि गुंडा होता है, टीएमसी के गुंडे लूट लेते, वोट लूट लेते, लोगों को प्रचार नहीं करने दिया जाता है। तो सरकार चाहिए, तो सरकार ने क्या कर दिया, पूरा सेंट्रल फोर्स को भर दिया, सीआरपीएफ सबको भर दिया, एक मतलब वहां के कर्मचारी को हटा दिया, पूरा आर्म फोर्सेस को भर दिया और पूरा शांतिपूर्ण तरीके से आपको क्या बोलते हैं इसको, चुनाव करवा लिया। पता चल एकदम सरकार भी बन गई, कोई हिंसा कहा नहीं हुआ। कितना इजीली होगा, सरकार का इंटेंशन क्लियर था, हो गया स्पष्ट। आप दूसरा छोड़ दीजिए, बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये इतना बड़ा सिस्टम होने के बाद, इतना बड़े मीडिया तंत्र होने के बाद, अब सबका अपना विशल ब्लोअर है, गुप्तचर लोग होने के बावजूद भी कोई ये नहीं बता सकता कि बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन पेपर में लोग को पता चल जाता कि लीक हो जाएगा। तो यदि उनका इंटेंशन क्लियर है तो अपने मुख्यमंत्री का नाम नहीं घोषित होने देते हैं, कौन होगा या कौन गवर्नर बनेगा वो, लेकिन पेपर ऐसे ही लीक हो जा रहा है। तो इन चीजों पर विचार करने की आवश्यकता, हमें सवाल पूछने की आवश्यकता। नहीं पूछेंगे तो क्या है, गुजरात हम लोग को चलना ही है, लोहा फैक्ट्री में, जींस फैक्ट्री में, उनका जो है सेमी कंडक्टर के फैक्ट्री में मजदूरी करना है, 12,000 पे 12-15-16 घंटा काम करना है, मोदी जी का नाम रोशन करना ही है हम लोगों को। तो खैर छोड़िए, ये सब तो अलग बातें होगी। हम कुछ कारणों पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इसके पीछे का कारण है। देखिए दोस्त साथियों, कई सारे कारण है। पहला कारण कि सरकार का इंटेंशन, अगर इंटेंशन स्पष्ट होगा तो किसी भी हालत में सरकार चाह लेना कैसे रोक देगा, कैसे परीक्षा लीक हो जाएगी। तो सरकार का इंटेंशन क्लियर नहीं, क्योंकि ये मामला एक हमारे आपसे रिलेटेड नहीं, ऊपर तक जाता है, यहाँ से लेकर ऊपर मंत्री जी तक जाता है, एनटीए के जो चाहे अन्य जो भी एजेंसी है उन सब के पास जाता है। तो जब तक उन लोगों का इंटेंशन क्लियर नहीं होगा, ये कभी रुकने वाला है नहीं। और जब तक हम लोग बदलेंगे नहीं, हम लोग दबाव नहीं डालेंगे, सवाल नहीं पूछेंगे, ये कुछ होना जाना नहीं। दूसरा, दंड का अभाव। आप देखिए कि कितना पेपर लीक हुआ, क्या होता है जब लोग खूब विरोध करते हैं तो एगो दो किसी को, छोटा मोटा जो ग्राउंड पर लोग होता है, छोटी मछली को पकड़ के जेल में डाल देता है, किसी को जांच में दे दिया, उससे क्या होने वाला। जो बड़ी मछली है उस तक कभी मामला जाता है, किसी को कोई सजा हुआ, कोई आप सुने पेपर लीक में कोई बड़ा कठोर सजा हुआ। तो पेपर लीक किसी एक एग्जाम का लिख रहे हैं, इस देश के भविष्य के साथ सोचिए। अगर कोई करप्ट लोग डॉक्टर में चल गया, उसी ऑपरेशन थिएटर पे हम लोग हैं, देश के लोग रहेंगे, काटना रहेगा कहीं का नस, काट देगा कहीं का नस, चल जाएगा ऊपर। अगर इंजीनियरिंग में करप्ट लोग चले जाते हैं तो देश का भविष्य ऐसे चौपट हो जाएगा। तो पेपर लीक जैसी घटनाएं, इसको आतंकवाद से कम नहीं माना जाना चाहिए। जो भी इसमें संलिप्त है उन पर राजद्रोह का, नेशनल सैबोटेज का मामला दर्ज होना चाहिए। जैसे हम लोग आतंकवादी को ट्रीट करते हैं, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक देगा। आतंकवादी तो 10, 12, 20 लोगों को मार देगा, लेकिन ये पूरे राज्य को, पूरे व्यवस्था को मारने की व्यवस्था चल रही है कि करप्ट लोगों को घुसाइए सिस्टम में।
तो कठोर दंड हो। मैं आपको एग्जाम्पल इतिहास से देता हूँ। शेरशाह सूरी के समय में था कि अगर मान के चलिए इस इलाका में चोरी हुआ तो वहां का जो लोकल मुखिया होगा या दरोगा होगा वो नपता था, उसको भुगतना होता था कि तुम जानो किसने चोरी किया नहीं किया, तुमको सारा भरपाई करना होगा। तो हम अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं तय करते हैं कि जो मेन रिस्पॉन्सिबल है, एनटीए के जो डीजी है डायरेक्टर, वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम जवाबदेही क्यों नहीं उनकी तय करते? क्यों? तुम नेतृत्व कर रहे हो, कहाँ लूप हुआ, तुम जानोगे, तुम नपोगे, सारे आरोप पे छोटका मोटका जो हो तो नपेगा ही, तुम भी नपोगे। तो रीजनल अकाउंटेबिलिटी तय करने की आवश्यकता तो ही होगा। तो इसीलिए शेरशाह सूरी के समय कहा जाता है कि सोना का टोकरी लेकर के महिला जा सकती थी आगे, तो उसको कोई छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको पता था उस इलाका के मुखिया को कि कुछ भी उसके साथ हुआ तो हम नपेंगे, तो वो पूरे सिस्टम को टाइट किया रहता है। तो कोई अकाउंटेबिलिटी, आप क्या वो सरकार के लोगों का सुने हैं या सिस्टम के लोगों का सुने उसको जेल हुआ है? एक को किसी को नहीं। तो ये सारी चीजें होने की चाहिए। दूसरा और कई सारे कारण है कि परीक्षा का अत्यधिक केंद्रीकरण। एनटीए ही 23 लाख लोगों के बच्चे को एग्जाम करवाया, इसमें यूजीसी में मतलब करोड़ों, वो अभी शिक्षा मंत्री जी बोले थे कई करोड़ एक साल में करवाता है एग्जाम को। तो इतना सेंट्रलाइज कर दिया, उस पर रेगुलेशन के लिए, उसको मॉनिटरिंग के लिए कोई है नहीं, उसकी ऑडिट कौन करे? ऐसे एक सिस्टम होना कि हम डिसेंट्रलाइज करें, ऑडिट करें। दूसरा, निजी हर चीज निजी कंपनियों को दे दिया गया है। जैसे कि प्रिंटिंग, क्वेश्चन जहां प्रिंट होता है वो मंत्री जी के या जो एनटीए के ऑफिशियल उनके रिश्तेदार का है या जिन्होंने उनको दिया है उनका है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, जहां पे क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट होगा वो भी या तो मंत्री जी के है या उनके रिलेटिव है, एंटी ऑफिशियल उनके रिलेटिव का है। डेटा मैनेजमेंट जो होता है तो जो देता है उन्हीं के रिलेटिव, सब प्राइवेट कंपनियां करती है। इसके अलावा फ्रिस्किंग जो जांच पड़ताल होता है, अभी एडीओ में ये फ्रिस्किंग वाले ही कमाल किए थे। फ्रिस्किंग वाले ने दिया था बीपीएससी को, तो उस पर उन्होंने क्या करा, लोअर वाले को दे दिया, जिसपे प्रतिबंध था उसको दे दिया ठेकेदारी। उन्हीं ने सब क्वेश्चन बैंक आंसर भी सबको लीड किया था। बायोमेट्रिक तक, मतलब सारे चीज प्राइवेट। तो भाई ये तो लूप होल तो कहीं ना कहीं निकालेंगे ना, कहीं ना कहीं। तो आप कम पैसे में उसको काम करवाए, वो कहीं और से लेगा। 50 अभी एनटीए का यूजीसी नीट वाला एक पेपर करोड़ बोला 50 लाख में, 60 लाख में बिका, करोड़ में बिका, ऐसा भी हुआ। 50-60 लाख, सोचिए करोड़ों का ये धंधा है। इसके अलावा सब कुछ आउटसोर्स पे है। तो याद कर लीजिए, जो अगर सब कुछ आउटसोर्स, जब जिम्मेदारी आउटसोर्स होती है ना तो अकाउंटेबिलिटी भी आउटसोर्स हो जाती है। उसका कोई आउटसोर्स, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो ये सारी चीजें आपको सोचना होगा। दूसरा, पेपर लीक माफिया। इस पेपर लीक माफिया में कोई एक व्यक्ति संलिप्त नहीं है। आपको कोच, ये पूरा ऑर्गेनाइज एक सिस्टम है, पूरा एक पैरेलल ऑर्गेनाइज पूरा नेटवर्क है, जिसमें कोचिंग नेक्सस है, कोचिंग माफिया है, अंदरूनी कर्मचारी एनटीए का है तो उसका कर्मचारी है, या सीबीएसई ले रहे तो उसके कर्मचारी है, मंत्री जी के कर्मचारी लोग है, नियुक्त है। दलाल जो 50 लाख में खरीदता है, करोड़ों में बेचता है कई जगह पे, वो लोग इसमें है। टेक्निकल एक्सपर्ट लोग हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सब इस पूरे नेक्सस में पेपर लीक की जो माफिया है कि पैरेलल इकोनॉमी है, उसमें ये सब के सब सम्मिलित है। राजनीतिक पॉलिटिकल संरक्षण, इसके बिना तो असंभव। जब तक मंत्री जी नहीं चाहेंगे पेपर लीक हो ही नहीं सकता। तो पॉलिटिकल संरक्षण है सबसे बड़ा कारण है, और इन लोगों को बचाने का काम है। तो सब मिल करके एक पैरेलल इकोनॉमी, जैसे इंडिया का इकोनॉमी चल रहा है, इधर एक पेपर लीक का इकोनॉमी, करोड़ों का। सोचिए ना, करोड़ों का। अगर 10,000 बच्चे को ही 50-50 लाख में या 10-10 लाख में बेचे तो 5 करोड़ का सोच लीजिए, काउंटिंग भूल जाइएगा कितना हो रहा है। तो पैरेलल इकोनॉमी चल रहा है, और इसकी कीमत कौन चुकाता है? छात्र। एक तो जो माफिया है, एक नॉर्मल साधारण माफिया जो है लूट रहा है उधर, इधर जो प्रतिभाशाली छात्र है उसके साथ इनजस्टिस हो जाता है। तो आप याद रख लीजिए, यदि आप क्या बोलते हैं, यदि सिस्टम क्या बोलते, अगर प्रतिभाशाली छात्रों के साथ कंप्रोमाइज होगा तो देश का भविष्य अंधकार में जाएगा, क्योंकि गलत लोग जाएंगे तो देश का भविष्य भी क्या हो जाएगा, आपको गलत हाथों में जाएगा। तो ये सब मुख्य जो है आपको कुछ कारण थे जो मैंने आपको बताया। अच्छा, सरकार और संस्थान कितना विफल, तो ये एनटीए का एग्जाम ले रहा है कोई, एकदम सरकार या जो है संस्थान है जिसकी जिम्मेदारी है सही ढंग से एग्जाम, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उससे पूछा कि क्या सिर्फ आपको क्या लगता है कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है? कोई हम चाह करके चाह लेंगे कि ये पेपर लीक करवा ले? जब तक सरकार और सिस्टम लापरवाह होगी तब तक ये होने जाना है नहीं। डीजी को क्यों नहीं अकाउंटेबल चलाएगा, उसको क्यों नहीं हटाएगा? शिक्षा मंत्री ने कहा ना पद से इस्तीफा दिया। याद कीजिए लाल बहादुर शास्त्री जी को, उनके समय में एक नॉर्मल सा ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, वो तो ट्रेन नहीं चला रहे थे, वो रेल मंत्री थे, उन्हें तुरंत नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। ये नीतीश कुमार जी जब थे तो उन्होंने भी देने का प्रयास किया था, लेकिन अभी तक शिक्षा मंत्री एकदम कुछ से कुछ बोल रहे हैं, एनटीए का डीजी कुछ से कुछ बोल रहा है, कहे ने वो इस्तीफा दिया। तो रीजनल अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। ये क्रिमिनल इशू नहीं है,
गवर्नेंस का क्राइसिस है। तो इस पर जब तक काम नहीं होगा तो देश का भविष्य अंधकार में जाएगा। हर बार हम देखते हैं रिएक्शन, लेकिन रिफॉर्म कभी सुने कि अच्छा गलत हुआ, अरे भाई रिफॉर्म कौन करेगा, सुधारो ना, गलती कहाँ है, कारण क्या है, उस पर काम करो। घटना होती है, प्रोटेस्ट होता है, कमिटी बनती है, लोग का गुस्सा शांत करने के लिए एक दूसरों को जेल में डाल दिया, बाकी सब फिर शांत, फिर वही पैरेलल चीजें चल रही, रिपीट विशियस सर्कल की तरह। तो अच्छा, युवाओं को कुछ माना ही नहीं जाता, कुत्ते का हाथी की तरह लोग मारते, मतलब कुछ है। अभी तो बोला ना सीजीआई कि बेरोजगारी युवा कॉकरोच की तरह, अरे तरीके क्या हो रहा है, मतलब बेरोजगार युवा कॉकरोच, तुम्हारा फेलियर है, सिस्टम का फेलियर, क्यों बेरोजगार है, क्यों ना उसको स्किल दे रहे हो। तो ये इस तरह की चीज है, तो नीतियां बनती है, लेकिन अच्छा पॉलिसी में कहीं भी विद्यार्थी के मेंटल हेल्थ के बारे में सोचा जाता है। सोचिए ना, अभी जो बच्चे सुसाइड कर लिए, 16-17 साल का नीट यूजी का बच्चा एग्जाम दे रहा है, उसके मेंटल स्टेटस को सोचिए क्या होगा। तो जब तक आप विद्यार्थी को स्टेक होल्डर नहीं मानेंगे, उनके आर्थिक बर्डन को नहीं समझेंगे, तब तक इसका कुछ होना जाना नहीं। आप अपने पेट जेब को भरते रहिए। एग्जाम देखिए, एक एग्जाम कैंसिल होने का मतलब सिर्फ कोई एक नई डेट नहीं है। आप सोचिए, बोला कि फिर से एग्जाम होगा, अरे तेरे तोरा लेना लगता है फिर से एग्जाम हो जाएगा, तुम कहाँ सेंटर देगा, जर्मनी जापान, वहां लोग फिर से किराया लगा करके जाएगा, टिकट नहीं मिलता, कुत्ते कमीने की तरह भर करके जाता है, जैसे तैसे जाता है, फिर वहां रेलवे में एकदम जानवर की तरह रहना होता है, मच्छर काट रहा, कुछ हो रहा है, फिर ये भी नहीं पता है कि क्या होगा, एग्जाम होगा नहीं होगा, कैंसिल होगा, पति होगा, डिप्रेशन, मेंटल प्रेशर, हरासमेंट, उसको कौन नापेगा। तो और इसके अलावा आप देखिए, पेपर लिखवा, बीजेपी वाला को देखे, आरजेडी वाला के एक लोगों को फोटो लगा, ये शामिल था, आरजेडी वाला उसको लगा, अरे तरीके ये क्या हो रहा। पॉलिटिकल सेलेक्टिव आउटरीच नहीं चला कि तुम्हारे राज्य में हुआ तो वो जिम्मेदार, हमारे राज्य में तो वो। सबको एक मंच पे आकर के इसकी विरोध करना होगा और इसके पीछे काम होगा। कोई भी विपक्षी राज्य होगा, सब ताना बाना मारने लगेगा। तो अब आता है सॉल्यूशन पे, अगर हम लोग चर्चा करें तो कुछ तो मैं बात ही बता ही दिया। तो देखिए, जब तक इंडिपेंडेंट एग्जाम सिक्योरिटी अथॉरिटी का गठन नहीं होगा, तब तक कुछ होना जाना है। जैसे एनटीए जैसी संस्थाओं को इंडिपेंडेंट ऑडिट किया जाना चाहिए, उसको एकदम खुला रूप से नहीं, ऐसा जैसे तो है ना कुछ आयोग, चुनाव आयोग, इस तरह से कुछ सिस्टम बना जाए जो एनटीए का भी ऑडिट करे। जैसे क्या है ना, कंट्रोलर है ना, ऑडिटर जनरल, सरकार को भी ऑडिट करती है, तो एनडीए का भी ऑडिट करा जाए, पूरा एक एक चीज उसको खंगाला जाए। हाई लेवल डिजिटल इनक्रिप्शन, यहाँ व्हाट्सएप वाला मैसेज एक दूसरे को पढ़ने नहीं देता है, एक को पेपर नहीं बचा पाया होता है लोगों से, है ना, इनक्रिप्टेड मैसेज। क्वेश्चन पेपर का एक्सेस मल्टी लेयर इनक्रिप्टेड हो, जिस लेयर पे जाओ वहां पे इनक्रिप्शन का प्रयोग किया गया हो, कि ताकि थोड़ा भी अगर उसमें लूप खोल लगे, तुम आसानी से आप उसको ट्रेस कर सके कि कहां से मामला गड़बड़ हो रहा है। कठोर दंड, अभी बताए आप, रामचरितमानस में है ना कि राम जी जब समुद्र से रास्ता मांग रहे होते हैं तो क्या दोहा है, भय बिन होत न प्रीत है, मैं दोहा में पूरा बोल रहा हूँ, विनय न माने जल्दी जर गए 3 दिन बोत, बोले राम सकोप तब भय बिन होत न प्रीत। जब तक अपराधियों के मन में जो ऊपर लेवल तक छोटे मोटे जो मछली उसमें नहीं, उसके भय नहीं होगा, तब तक ये अपराध रुकने वाला। आप उसको टेररिस्ट की घोषित कर दीजिए ना, सारे संपत्ति को जब्त कर लीजिए, उसको पब्लिकली फांसी दीजिए। अच्छा, हम लोग पाकिस्तान से तुलना कर करके खुश हो गए, हम इतने आगे हो गया, धीरे धीरे के चाइना हम लोग से बहुत बाद में इंडिपेंडेंट हुआ, वो आज देखिए वहां के रक्षा मंत्री, दो पूर्व रक्षा मंत्री था, करप्शन का एक मामूली सा आरोप था, उसने उसको फांसी का सजा हुआ। अभी ये 2-4 दिन की घटना जाकर के देख लीजिए, अगर किसी को लगता है। रक्षा मंत्री, सोच रहे हैं हमारे यहाँ तो लगो विधायक रहता है, तो चच्चा विधायक है हमारे, विधायक तो छोड़ दो, एगो छोटपाई का नेता सब कहता है चच्चा विधायक हमारे, आपको कोई भी क्राइम कर देता है उसको कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ एक छोटा सा रक्षा मंत्री इतने बड़े पद पे छोटा सा करप्शन में हमारा तो फांसी का सजा दे दिया। तो कठोर दंड आप नहीं देंगे तब तक ये लोग नपने वाले नहीं है। स्टूडेंट को अच्छा, सबसे बड़ी बात, जो विद्यार्थी जो मेंटल हरास होता है, आप उसको तो कंपनसेट कर ही नहीं सकते। कम से कम जो फॉर्म फी में पैसा लगता है, उसके आने जाने का होता है, ट्रांसपोर्ट का, रहने का, उसको कंपनसेट कीजिए जब भी आपका गड़बड़ी होता है। तो इन सारे चीजों को कीजिए, फिर पैसा रिफंड कीजिए, यात्रा खर्च कीजिए, सारा चीजों को आप कीजिए। एज रिलैक्सेशन, एज में लिमिट किया रहता है। जो बच्चा जिसका एज खत्म हो जा रहा होगा, अब वो कैसे एग्जाम देगा। तो इन सारे चीजों पे आपको ध्यान रखना ही होगा। तो एक पेपर लीक सिर्फ किसी एग्जाम कैंसिल होने का बात नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं के
लाखों युवाओं के कॉन्फिडेंस को तोड़ता है, विश्वास को तोड़ता है, आगे नहीं पढ़ पाएगा। अभी जो बच्चा एग्जाम दे करके आया, जिसका अच्छा एग्जाम गया था, मुझे 90% का अच्छा एग्जाम नहीं जाए, कहिएगा ना जो पढ़ने वाला था वो अच्छा करिए लगा, उसको क्या फिर ऐसा नहीं होता। कहीं एग्जाम दे करके देखो जिसको ऐसा लगता है। मेंटल ट्रॉमा को आप महसूस नहीं कर सकते, प्रेशर को नहीं महसूस करते कि अब सोचे कि भाई अब कैसन पेपर आएगा, कहाँ आएगा। अब तो और एक और कि भाई पहले से बिकल है ये सारा सिस्टम, तो उसका विश्वास पहले से डगमगा गया, डिप्रेशन में पहले से क्या पढ़ेगा, कैसे होगा उसका भविष्य। मंत्री जी सबको अलुआ फर्क नहीं पड़ता, उनका बेटा जर्मनी में, जापान में, कहाँ कहाँ पढ़ता है, तो उन लोगों ने अब देखिए ना जितने मंत्री है उसके एक को बच्चा पढ़ता है बिहार में, तो उसको नीट का पेपर लीक हो कि पूरा नीट लीक हो जाए, उसको कुछ फर्क पड़ना जाना नहीं, फर्क पड़ता है हम साधारण लोगों को। तो सबको ध्यान देने की आवश्यकता है साथियों। तो यही सारी चीज है। जब एक चीज में अंत में एक दो लाइन बोल करके मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ कि जब मेहनत हारती है और जुगाड़ जीतता है ना, तब राष्ट्र प्रतिभा नहीं आपको निराशा पैदा करता है, और यही निराशा पूरे देश को ले डूबता है। वो देश कभी तरक्की आपको नहीं कर सकता। जो यूथ है, हमारे युवा का टूटा हुआ विश्वास किसी राष्ट्र की, जो युवा है उसका टूटा हुआ विश्वास किसी भी देश की सबसे बड़ी क्षति होती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और एक अंत में यही कि सिस्टम की सबसे बड़ी विफलता है कि सिस्टम की सबसे बड़ी विफलता क्या है कि मेहनत हार जाए और जुगाड़ जीत जाए। तो साथियों इस पे विश्वास करके क्या है, हम लोगों को आवाज उठाना ही होगा। नहीं उठाएंगे तो ठीक है, मंत्री जी के बेटा पड़े रहे, मोदी मोदी या राहुल गांधी, तेजस्वी यादव भैया जिंदाबाद करते गई है, आवे सरकार में यही सब होते रहेगा। ये चीज है तो आइए बाहर निकले, प्रोटेस्ट कीजिए, सरकार पर दबाव डालिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में हम लोग अलग अलग, अब तो सोशल मीडिया अभी एक पोलिंग चीजें का काम कर रहा है, तो उस पर आइए आवाज उठाइए, नहीं तो फिर आपके साथ होगा गरीबी के चक्कर में। मंत्री जी का बेटा मस्त था, तो यही था कहना। तो ठीक है साथियों, इतना ही मेरा विचार था। व्यक्त किसी को बुरा लगा होगा तो अच्छी बात है, और तुम्हारा बुरा लगे है ना, तुम्हारा कुछ होना जाना नहीं भाई, तो मंत्री जी की जय करो। तो धन्यवाद साथियों।